हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल हमको कुल 3 परमाणु मॉडल पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है थॉम्सन का मॉडल, उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल और उसके बाद आता है नील बोर का मॉडल। हमको हमारे सिलेबस में 3 मॉडल हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थॉम्सन का मॉडल। कहानी कुछ ऐसी है कि थॉम्सन एक बहुत ही आवारा बच्चा था और वो अपने घर के बाहर बैठा तरबूज खा रहा था। अपने घर के बाहर बैठा तरबूज, तो उसके यार दोस्त आए, बोले थॉम्सन बेटा तुम्हारे लिए एक सवाल है। उसने कहा क्या सवाल है? तो लोगों ने कहा, उसके दोस्तों ने बोला कि सवाल ये है, तुम ये बताओ परमाणु कैसा होता है। उसने बहुत सोचा और उसने कहा परमाणु, अच्छा मैं बताता हूँ परमाणु कैसा होता है। तो उसने कहा ये तरबूज है, यही परमाणु है, यही तरबूज है, यही परमाणु। इसमें जो बीच बीच में काले काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो है वो सब धनात्मक आवेश है। उसने ये कहा। ठीक है, उसके बाद उसी के अनुसार उसको हम बोलते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। जब भी आपको कोई भी मॉडल परमाणु मॉडल में कोई भी खाने की बात करें, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक की और रसगुल्ले, गुलाब जामुन या तरबूज, कोई भी खाने की बात करें तो उसे हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल के अंदर भी आते हैं। इसे ही हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या कहा था। इसमें पहली बात है कि थॉम्सन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान सभी दिशाओं में सभी स्थानों पर फैला होता है। उसने कहा जो धनात्मक आवेश होता है पूरा द्रव्यमान पूरे में होता है, ये उसकी एक बात। दूसरा कथन उसने कहा कि परमाणु का धनावेश तरबूज में लाल भाग के भांति चारों ओर समान रूप से फैला होता है। जैसे परमाणु होता है, परमाणु में जो धनात्मक आवेश होता है वो तरबूज के जो लाल भाग होता है उसके जैसे पूरे में फैला रहता है। लेकिन हम लोग पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। असल में धनात्मक आवेश कहाँ होता है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में। ठीक है, उन्होंने तीसरी बात कही कि जैसे तरबूज में काले काले बीज होते हैं, जैसे तरबूज में काले काले बीज होते हैं, वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी हम जानते हैं कि आज के डेट में ये भी गलत है। सही। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? उसके बाहर, नाभिक के बाहर कक्षाओं में। ठीक है, और उसने एक लास्ट अंतिम बात बोली। किसने? थॉम्सन ने। थॉम्सन ने अंतिम बात ये बोली कि परमाणु में जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। और ये बात हम लोग भी जानते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसी बात के लिए थॉम्सन को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। बाकी थॉम्सन ने जो भी कहा वो सब बकवास थी, केवल ये लास्ट बात उनकी अच्छी थी, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम पढ़ते हैं थॉम्सन मॉडल की अच्छी बातें पढ़नी। अब हम पढ़ते हैं गंदी बात। थॉम्सन की शादी हुई थी? थॉम्सन कुंवारा बच्चा था, बिल्कुल मेरी तरह शैतान। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं थॉम्सन मॉडल की गंदी बात जी। सबसे पहली बात, थॉम्सन मॉडल परमाणु मॉडल की कमी यह है कि थॉम्सन के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर है। थॉम्सन के अनुसार जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक काले काले बीज की तरह होते हैं, यानी कि वो स्थिर होते हैं। लेकिन ये असत्य है। हम जानते हैं कि परमाणु वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो इस वजह से थॉम्सन के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद बहुत सालों तक मतलब बहुत सालों तक, समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रदरफोर्ड। ग्वालियर फोर्ड के जैसा नाम है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड आए और उनके 2 स्टूडेंट थे उनके साथ। उनके 2 स्टूडेंट, जैसे तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो जी सर, ऐसे ही उनके 2 स्टूडेंट थे। और उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि जाओ और इन सोने की पन्नी लेके आओ। स्टूडेंट ने पूछा सोने की पन्नी क्यों? बोले प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना है। तो उसके स्टूडेंटों ने पूछा सोने की पन्नी ही क्यों? हम प्लेटिनम की भी ला सकते हैं, लाने को तो हम और किसी की भी ला सकते हैं, सोने की ही क्यों? तो
उसने कहा कि बेटा बात ऐसी है, सोने की जो पन्नी होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है, मतलब इतनी से सोने से तुम एक बहुत लंबी शीट बना सकते हो, बहुत पतली होती, इतनी पतली हो जाती है सोने की पन्नी कि उसमें मात्र ऊपर से नीचे तक मात्र 3 ही परमाणु आए। इतनी पतली सोने की पन्नी हो सकती है, जब किसी और मेटल में ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या मंगवाया, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी मंगवाई, उन्होंने सोने की पन्नी मंगवाई और एक उन्होंने लिया स्रोत जिससे उन्होंने अल्फा कण भेजे। अब आप लोगों को पता नहीं होगा अल्फा कण क्या होते हैं। जी सर, वो भी हम बता दें। आप लोगों ने हाइड्रोजन सुना है? हाँ। हाइड्रोजन के बाद का दूसरा तत्व हीलियम। हीलियम। हीलियम, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 और 2 ही प्रोटॉन। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं। अब अपन ने क्या किया, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बाहर निकाल लिया, उसमें क्या बचा? 2 प्रोटॉन। तो उसको क्या बोलेंगे? He2 पॉजिटिव। हीलियम को क्या बोलेंगे? 2 पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं अपन अल्फा कण। क्या बोलते हैं? अल्फा कण। अल्फा कण बोले तो नंगा हीलियम। क्या? नंगा हीलियम, मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, अपन ने दोनों खींच लिए तो क्या बचा? वो नंगा हीलियम। अल्फा कण बोले तो नंगा हीलियम। तो उन्होंने एक स्रोत लिया जिससे इन्होंने अल्फा कण छोड़े, अल्फा कण छोड़े और बीच में सोने की पन्नी लगाई जिसके पीछे एक लाइट लगाई, परत लगाई, ठीक है। और इन्होंने अल्फा कण छोड़े। अब इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण बिल्कुल सीधे गए सोने की पन्नी से उस पार गए और जो उन्होंने परत बनाई थी उस पे जगमग जगमग हुए। जगमग मतलब देखो, एक इन्होंने कलर ग्रीन कलर की शीट बनाई, उस पे से जब अल्फा कण लगाए टकराए तो उन अल्फा कणों ने प्रकाश उत्पन्न किया, उनमें से लाइटिंग हुई। इसे बोलते हैं अपन जगमग जगमग, अपनी भाषा। समझे? फिर इन्होंने बहुत देर किया तो बहुत सारी जगमग, इन्होंने फिर कहा इतने सारे सीधे निकल रहे हैं, मतलब परमाणु ज्यादातर खाली होते हैं। इन्होंने ऐसा निष्कर्ष दिया कि परमाणु ज्यादातर खाली होता है। उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण इन्होंने भेजे सीधे, तो उसके बाद वो थोड़े से ऐसे मिले, मतलब तिरछे मिले, अपने पथ से विक्षेपित हो गए। अब इन्होंने सोचा, अब अल्फा कण कैसे होते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, 2 पॉजिटिव होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें। तो ना परमाणु में भी प्रोटॉन होते हैं, तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन पास में आ गए, प्रोटॉन पास में आते हैं, उनके बीच में क्या हुआ? आकर्षण, वो प्रतिकर्षण। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण हुआ। अल्फा कण के प्रोटॉन और सोने के प्रोटॉन जब आपस में पास गए तो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया और प्रतिकर्षण की वजह से उनका रास्ता बदल गया। तो इन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में कहीं ना कहीं बीच में एक पूरा धनावेश एक स्थान पर है। इन्होंने ये निष्कर्ष दिया। तीसरी बात इन्होंने सोचा, देखा कि कम से कम 1200 अल्फा कण जब भेजे तो उनमें से कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस आया, मतलब विक्षेपित नहीं, वो लौटने होता है, मतलब इन्होंने भेजे तो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। जीरो पे गया और वापस 180 मतलब जीरो इस साइड तो 180 इस साइड, अपने मार्ग पर विक्षेपित हुआ। तो इससे उनकी अब उन्होंने निष्कर्ष दिए अपने, क्या दिए उन्होंने? निष्कर्ष। उन्होंने पहला निष्कर्ष दिया कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है। और दूसरा निष्कर्ष उन्होंने दिया कि कुछ परमाणु अल्फा कण 180 डिग्री पे विक्षेपित हुए, मतलब परमाणु में कहीं धनावेशित केंद्रित है, जिससे टकराकर अल्फा कण वापस कुछ अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। और तीसरा निष्कर्ष इन्होंने दिया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, अर्थात उन्होंने वो जब इलेक्ट्रॉन के पास गए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो उन्होंने दोनों में आकर्षण हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे जा रहे थे। पहले सोचो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे जा रहे, इसने इसको देखा जी, तो ये इसके पास घूमा थोड़ा सा, पास जाने के चक्कर में इसने अपना रास्ता बदल लिया, जैसे तुम लोग बदल लेते हो किसी को देख के अपना रास्ता,
जी सर। वैसे इसने नॉन नेगेटिव बदल दिया। अब आते हैं थॉमसन की मॉडल। ये तीन डिस्कस है रदरफोर्ड मॉडल। जी सर। हालांकि ये मेहनत रदरफोर्ड ने नहीं की थी, ये मेहनत रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने की थी, लेकिन सारा का सारा नाम जो कुछ हुआ फिर रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स हुए, उनसे पूछा गया कि तुम इस मॉडल को नाम क्या देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम अपने गुरुजी के सम्मान में इस मॉडल का नाम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रखना चाहते हैं। जी। अब आते हैं इनकी कमियों। जी सर। थॉमसन मॉडल की कमियाँ। तो सुनो, थॉमसन मॉडल की कमियों से पहले हम चर्चा कर लेते हैं खूबियों। थॉमसन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सबसे पहला परमाणु मॉडल ऐसा था जिसे एक्सपेरिमेंट करके दिया गया था। इससे पहले जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बस बकवास कर दी थी उन्होंने। ऐसे ही उनके दोस्तों ने पूछा कि परमाणु क्या होता है, उन्होंने कह दिया परमाणु तरबूज के जैसा होता है। मजाक। रदरफोर्ड के मॉडल की खूबियों की तीसरी नंबर, इन्होंने भी यही कहा कि परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश। देखो ये चीज ऐसे चलती है जैसे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कोई एक अच्छी बात नहीं है तो वो रदरफोर्ड ने एक्सेप्ट कर ली और वही अपने में डाल दी, तो जो कमियां हैं उनको सुधारा, ऐसे करके एवोल्यूशन यानी कि विकास होना चला। अब आते हैं इनके कमियों के बारे में। कमी मतलब गंदी बात अपनी भाषा। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन किस दुनिया में है, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने कहा परमाणु में कहीं होंगे, परमाणु में कहीं होंगे। तो ये इनकी कमी सबसे पहली है कि इन्होंने एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। दूसरी की कमी है कि इनके घर के पास में एक घर था, किसका? मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल नहीं, तो मैक्सवेल वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल की थ्योरी। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसे हम एक्सेलरेट करें यानी कि उसे त्वरित करें तो उसकी जो गति होगी तो उसमें से ऊर्जा का हनन होगा, यानी ऊर्जा उसकी कम होगी। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी और जब उन्होंने सुना कि रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ कहा है, उनको भी जलन में वो पहुंच गए डंडा लेके रदरफोर्ड के घर में। रदरफोर्ड बाहर आ, तुमने कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये बताओ, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा खर्च क्यों नहीं होती? ऊर्जा खर्च होती तो वो चक्कर लगा के नाभिक में गिर जाता, उसकी ऊर्जा खर्च नहीं होती। यानी कि सबसे बड़ी बात रदरफोर्ड की मैक्सवेल से नहीं बन रही थी। जी। दोनों में 36 काम रहा था। जी सर। अब उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि जो नाभिक की कोटि होती है वो होती है कितनी? 10 की पावर 5। जी सर। अब आते हैं हम, हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया, अब आते हैं बोहर के मॉडल। बोहर का बोहर एक बहुत चालाक व्यक्ति था, बहुत चालाक। बोहर में बहुत चालाकी चलाई अपने मॉडल्स में। सबसे पहले आए थॉमसन ने मॉडल दिया, उनकी कमियां निकली, उनको भगा दिया गया। फिर आए रदरफोर्ड, उनकी में भी कुछ कमियां निकली और
हीलियम तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम पे कैसे लगेगा फिर? सोचिए पहले बात है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दान दे दें तो कितने बचेंगे? एक। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 2 दे दें तो कितने बचेंगे? एक। तो ये मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज में लगता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम +1 लिथियम +2 बेरिलियम +3 ऐसे जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो समानुपाती होता है Z/n के। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। n क्या होता है? नहीं, जेड परमाणु आता है। Z परमाणु क्रमांक। जेड नीचे एन ऊपर। Z हाँ, परमाणु क्रमांक। Z होता है परमाणु क्रमांक। नंबर और परमाणु एन से नंबर आएगा। n क्या होता है? n मतलब होता है ऑर्बिटल की संख्या, पहले ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरे। Z/n किसी इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और n की वैल्यू आएगी 1। पहले हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली कक्षा में तो 1/1। ठीक है। बोर ने कहा कि किसी नाभिक की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, फिर इसके बाद आए और उसने कहा कि इसकी स्थिति त्रिज्या r0n²/z, इसने नाभिक की त्रिज्या भी बताई और नाभिक का वेग भी बताया, इलेक्ट्रॉन का वेग भी बताया और 3-4 चीजें और बताई इसने, जैसे अपन उसको एंगुलर मोमेंटम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी का पता है। कोणीय आवेग। एंगुलर मोमेंटम में हिंदी क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम। वो ये सब करके थोड़ा बैठा ही था, नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने तो उधर से एक बात है, उधर से आई हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि प्रकाश को हमारे यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। जैसे अगर कोई लाइट है किसी चीज़ से टकराकर मेरी आंखों तक पहुँचती है तो उसको टाइम लगेगा। जैसे मुझे ये पेपर दिख रहा है और पेपर लाइट से लाइट मेरी आंखों तक आई, उसमें अगर टाइम लगेगा तो उतने टाइम में अगर पेपर वहाँ से हट जाए, लेकिन लाइट तो रास्ते में है, वो तो मेरी आंखों तक अगर वो पेपर वहाँ से हट जाए तो मुझे भी वो पेपर वहाँ पर दिखाई देगा। सपोज करो अपन तारे देखते हैं, तारों से लाइट को आने में बहुत प्रकाश वर्ष का समय लगता है, 100 साल 200 साल लगता है। तो उस जो अपन देख रहे हैं उससे 100 साल पहले की चीज है, क्या पता आपको वो वहाँ से हट गई हो। सोचो अगर किसी दूसरे ग्रह पे जहाँ से कई हजार प्रकाश वर्ष दूरी बहुत कई हजार साल हो, तो वहाँ से अगर वो देखे कोई अपन को तो उसको अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर देख रहा है, क्योंकि जब डायनासोर के समय वहाँ से लाइट निकली थी वो रास्ते में होगी, रास्ते में जब उनकी आंखों तक पहुँचेगी तब तक तो डायनासोर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हाइजेनबर्ग ने कहा किसी चीज की स्थिति तुम नहीं बता सकते, उसमें अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता मतलब थोड़ी बहुत कमी होती है। जैसे अपन आज की वीडियो करते हैं 19-20 का फर्क है। हाँ, 19-20 का किसी में 19-20 नहीं 19 लाख का फर्क होता है। तो इसीलिए उसने कहा बोर कहाँ है, बोर कहाँ है, बोर को ढूंढो, वो है बोर। तुमने कह कैसे दिया, तुमने बताया कैसे कि वेग इलेक्ट्रॉन का ये होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तुमने बताया नहीं, तुमने बताया कैसे? बोर ने कहा मैंने बताया ही नहीं। कौन कह रहा है मैंने बताया? बोर ने कहा मैंने ये कहा कि किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, यानी कि 90% चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ हो, नहीं हो। मेरी क्या गलती? तो बोर ने यहाँ पे समझदारी दिखाई और उसका मॉडल बच गया। बोर ने यहाँ समझदारी दिखाई, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता
90% इतनी है, अब नहीं हो सकता 0.1 0 वो 10% नहीं भी तो हो सकता। तो अगर नहीं है इलेक्ट्रॉन मेरी कोई गलती नहीं, मैं फ्री हूं इससे, ऐसा बोल रहा और इस वजह से उसका मॉडल। फिर उसके बाद